आज हम पढ़ेंगे उत्पाद जीवन चक्र यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। इंसान के जिस तरह इंसानों का जीवन होता है कि वो सबसे पहले शिशु के रूप में होता है, फिर बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, इस तरीके से फिर वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। वैसे ही एक वस्तु का भी लाइफ सर्कल होता है, जिसमें सबसे पहले वो मार्केट में आता है, प्रचलित होता है, फिर धीरे धीरे उसमें उसके उत्पाद बिक्री में वृद्धि होते जाती है और विक्रय में वृद्धि होने के बाद धीरे धीरे उसकी मांग कम होती है और एक टाइम आता है जब लोग वो ओल्ड फैशन हो जाता है और लोग उसको खरीदना नहीं चाहते। उसे कहा जाता है पतन की अवस्था। तो पतन की अवस्था में जब वस्तु को कोई नहीं खरीदता तो वो मार्केट से बाहर हो जाती है। तो वस्तु के मार्केट में आने से लेके मार्केट के बाहर होने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम बोलते हैं उत्पाद जीवन चक्र। यहाँ पे इजी लैंग्वेज में बताया गया है कि एक उत्पाद अपने जीवन काल में प्रस्तुतिकरण से लेकर यानी कि मार्केट में आने से लेकर बाजार में पतन अवस्था यानी कि मार्केट से बाहर हो जाने तक का जो पूरा लाइफ सर्कल है उसी को हम उत्पाद जीवन चक्र कहते हैं। इसके बाद इसका डेफिनेशन देखेंगे तो फिलिप कोटलर ने कहा है, उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। अब हम उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था या चरण कह सकते हैं। इसे हम देखेंगे तो इसके 4 चरण होते हैं मेनली। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन या प्रस्तुतिकरण, जिसमें बाजार में नई वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, लोगों को नई वस्तु का परिचय दिया जाता है कि उसके उपयोग, उसकी विशेषताएं लोगों को समझाई जाती है, उनके गुणों को लोगों को बताया जाता है। इस टाइम पे जो उत्पाद रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोग को इस टाइम पे पता नहीं रहता उत्पाद के बारे में, नया होता है तो इस टाइम पे उसकी विक्रय कम होती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर से फिर विक्रय बढ़ना शुरू होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है विकास का। यहाँ पे उत्पाद का विकास का ये अवस्था है, यहाँ पे उत्पाद विकास करता है, इसमें विक्रय में तेजी होती जाती है और क्योंकि विक्रय अधिक होता है इसलिए लाभ भी बढ़ने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वस्तु के बारे में यहाँ पे पता चल पाता है और इसी टाइम पे बाज़ार में वस्तु के प्रतियोगी लोग भी आते हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा करने वाले कॉम्पिटिटर सेम टाइप का प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है परिपक्वता या मैच्योरिटी। इस टाइम पे वृद्धि तो जारी रहता है विक्रय में, मतलब यहाँ पे भी सेलिंग बढ़ते रहता है, बट जो रेट था परसेंटेज बढ़ने का वो कम हो जाता है, यानी कि जिस स्पीड से वो विकास के टाइम पे बढ़ रहा था उस स्पीड से वो परिपक्वता के टाइम पे नहीं बढ़ता, थोड़ा कम हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है अवनति का या पतन का। इस टाइम पे विक्रय कम हो जाता है और उस टाइम पे लोग उसके जगह पे दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगते हैं। यहाँ तक ये 4 मेन पॉइंट हैं। इसके बाद कुछ और विद्वान हैं जिन्होंने आगे के भी कुछ 2 पॉइंट बताए हैं, जिसमें 5वां पॉइंट आ जाता है संतृप्ति का, जिसमें विक्रय उच्चतम स्तर पे होता है, यानी सबसे ज़्यादा विक्रय इसी टाइम पे होता है। और उसके बाद आता है 6th पॉइंट अप्रचलन का या मृत्यु का। इस टाइम पे वस्तु जो होती है वो अप्रचलित हो जाती है, ओल्ड फैशन हो जाती है, मार्केट से बाहर हो जाती है, लगभग इसकी बिक्री नहीं के बराबर हो जाती है और इस तरीके से उत्पाद जो होता है वस्तु वो मार्केट से बाहर हो जाती है। उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले घटक या फैक्टर, इसमें पहला है तकनीकी परिवर्तन की गति, यानी कि हमने मान लीजिए हमने एक मोबाइल फ़ोन बनाया, कीपैड बनाया था, लेकिन उसके 1-2 साल के बाद ही किसी ने स्मार्टफ़ोन बना लिया, तो फिर लोग कीपैड को नहीं खरीद करके स्मार्टफ़ोन खरीदना पसंद करेंगे। तो बस वही चीज़ है कि तकनीकी परिवर्तन जितने तेज़ी से होगा उतना ही हमारे उत्पाद की जो लाइफ सर्कल रहेगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जो नया फीचर का चीज़ होगा उसी को खरीदना पसंद करेंगे। सेकेंड पॉइंट है बाजार स्वीकृति की गति। बाजार स्वीकृति का मतलब है कि लोग जितना जल्दी नए पदार्थ को, नए वस्तु को स्वीकार कर लेंगे, जितना जल्दी दूसरे प्रोडक्ट के साइड पे स्विच कर जाएंगे, उतना ही हमारे पुराने प्रोडक्ट के लिए जो लाइफ सर्कल है उसका वो छोटा हो जाएगा। लोग पुराने चीज़ को छोड़ करके नए चीज़ की ओर स्विच करेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रतिस्पर्धी प्रवेश की स्थिति, यानी जब मार्केट में उस वस्तु का कॉम्पिटिटर आ जाता है सेम प्रोडक्ट लेकर के, तो वहाँ पे कंपटीशन जब बढ़ने लगता है, 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, तो लोग उससे दूसरे प्रोडक्ट के साइड पे जाने लगते हैं, उसके जो ग्राहक हैं, जिससे कि हमारे उत्पाद का जो जीवन चक्र है वो छोटा हो जाता है। फिर आर्थिक शक्तियाँ वगैरह आती हैं, जिसमें क्रय शक्ति, उपभोक्ता की क्रय शक्ति अगर कम हो गई, मूल्य स्तर या मुद्रा की पूर्ति, ये सब कारणों से भी जो उत्पाद का जीवन चक्र है वो प्रभावित होता है। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है पेटेंट द्वारा संरक्षण, यानी कि अगर उत्पाद का हमने पेटेंट करा रखा है तो फिर उसका जो जीवन चक्र रहेगा वो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन उसके टाइप के जो प्रोडक्ट रहेंगे अगर उनका भी पेटेंट है तो फिर वहाँ पे उसका जीवन चक्र जो रहेगा वो प्रभावित
होता है। फिर जोखिम वहन, छठवां पॉइंट आता है जोखिम वहन करने की क्षमता। तो अगर व्यावसायिक या औद्योगिक संस्था का जोखिम वहन करने की क्षमता अधिक है तो उसके उत्पादों को भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि विश्वास होगा तो उसका उत्पाद का जीवन चक्र भी अधिक होगा। लेकिन अगर वो जोखिम वहन नहीं करेगा औद्योगिक संस्था, तो उसके उत्पाद का लाइफ सर्कल भी छोटा होगा। इसके बाद आता है उत्पाद जीवन चक्र की उपयोगिता व उपयोग या फिर उसका प्रबंध में क्या महत्व है। तो पूर्वानुमान उपकरण के रूप में अगर हमको किसी उत्पाद के जीवन चक्र के बारे में पहले से हमको पता है, तो हम पहले से ये जान सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कौन कौन सी समस्या आने वाली है, कौन सी समस्या का हमको सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए हम पहले से तैयार हो सकते हैं। यानी कि हम ये जान सकते हैं कि वो उत्पाद हमारे पास कितने टाइम तक चलेगा। इसके बाद आता है नियोजन उपकरण के रूप में। इसमें भी वही है कि अगर हमको पहले से ही पता रहेगा कि जीवन चक्र क्या है, उस उत्पाद का कितने टाइम तक वो रहेगा मार्केट में, तो हम उसके लिए नए नए प्लानिंग्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है नियंत्रण उपकरण के रूप में। यानी कि अगर कोई उत्पाद जिसका जीवन चक्र के बारे में हमने पूर्वानुमान लगा करके उसे मार्केट में लाया था, लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फिर हम उस उत्पाद को रोक सकते हैं, उसके जगह पे दूसरा उत्पाद लॉन्च कर सकते हैं। तो ये होता है नियंत्रण के रूप में। फिर आता है नवीन उत्पाद का विकास। यानी कि हम नए नए उत्पादों को मतलब जो वस्तु है, नई नई वस्तुओं को ज़्यादा हम प्रमोट कर सकते हैं, उन्हें मार्केट में ला सकते हैं, अगर हमको उनका सही जीवन चक्र पता हो। उत्पाद के जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में भिन्न विपणन कार्यक्रम की आवश्यकता। अब क्योंकि अलग अलग उत्पाद का जीवन चक्र अलग अलग होता है, उनके टर्म और कंडीशंस अलग होते हैं, समस्याएं अलग होती हैं, तो उसके बेसिस पे हम अलग अलग विपणन कार्यक्रम कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाभ में उत्पाद जीवन चक्र के पूर्व सूचीय मार्ग का अनुसरण की प्रवृत्ति। यानी कि उत्पाद जीवन चक्र हमें ये बताता है कि प्रस्तुतिकरण की अवस्था में लाभ नहीं होता है, लेकिन विकास की अवस्था में लाभ होने लगता है, और परिपक्वता की अवस्था में लाभ में कुछ कमी आती है, जबकि जो पतन की अवस्था होती है उस टाइम पे हानि होने लगती है। और नवीन उत्पादों के नियोजन का आधार विपणन प्रबंध के लिए उत्पाद के जीवन चक्र के अध्ययन नवीन उत्पादों के प्रस्तुतिकरण और विकास से संबंधित योजना तैयार कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको सही तरीके से उत्पाद का जीवन चक्र पता होगा, तो हम नए जो उत्पाद होंगे हमारे, उसके बारे में हम पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है विपणन रीति-नीति के लिए आधार। यानी कि हमको अगर उत्पाद का जीवन चक्र पता होगा, तो उसके बेस पे हम विपणन के लिए यानी मार्केटिंग के लिए सही नियम कानून बना सकते हैं, और उसके अपने नियम को फॉलो करके हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। फिर लाभों में वृद्धि। अगर हम सही तरीके से सही नियम अपना फॉलो करते हैं, रीति नीति अपनाते हैं, तो उससे हमें लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारा विपणन प्रबंध में उत्पाद जीवन चक्र की क्या महत्व है, उपयोगिता है, उसका आंसर हुआ।